नमस्कार। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपने उत्थान क्लासेज में पॉलिटिकल साइंस में अभी तक जो पढ़ा है उनमें महत्वपूर्ण संविधान सभा और संविधान सभा से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। और संविधान सभा से प्रश्न आने की ये संभावनाएं इसलिए हैं कि संविधान सभा महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान सभा से और भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आज हम संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं संविधान बनाने के लिए वो लेके आए। वैसे तो संविधान सभा में 22 समितियां थी, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण थे जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण समितियां ये संविधान निर्माण के लिए बहुत जरूरी थी और इन समितियों से संविधान निर्माण की इन समितियों से अपने देश के अलग अलग क्षेत्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। जैसे प्रांतों की संविधान समिति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी, और देशी रियासतों की को एकीकरण के लिए वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और उन्होंने उनको और संचालन समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया। तो कौन कौन सी समितियां थी और उन समितियों का क्या क्या काम था। काम से कुछ नहीं पूछता, समितियां पूछता है, मिलान पूछ लेता है, यूपीएससी तक के इन प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो आपको इनको रटना है, याद करना है। ये रटन विद्या पर आधारित क्लास हो सकती है अपनी। ये जो समितियां हैं ये रटन विद्या पे हैं। कुछ चीजें रटनी पड़ती हैं और कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। तो इसमें कुछ चीजें समझने के लिए भी हैं और कुछ चीजें रटने के लिए हैं। लेकिन ये जो समितियां हैं ये सिर्फ रटन विद्या, सीधा सीधा नाम याद करना है आपको और उनकी समितियां। तो ज्यादातर 2 या 3 नाम ही आपको याद करना है। पिछली समितियों की समिति जो थी संविधान सभा की प्रारूप समिति, पांडुलेपन समिति या मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जिसका अध्यक्ष बनाया गया था, उस जिसमें अम्बेडकर के साथ साथ 6 अन्य सदस्य थे, यानी कि कुल 7 सदस्य थे। वो मैंने पूरी लिखा दी है, तो वो इसमें नहीं है समितियों में। तो लेकिन वैसे संविधान में 22 समितियां थी और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं। और विद्यार्थी जीवन के लिए पढ़ना जरूरी है। आप अभी विद्यार्थी जीवन, बेरोजगारी यानी कि विद्यार्थी जीवन से गुजर रहे हो, और विद्यार्थी जीवन को जिज्ञासापूर्ण तो होना ही होना है, साथ में अनुशासन और नियमितता, 2 चीजों को उनको साथ में लेके चलना है। यदि आप अनुशासित हो और नियमित हो तो आपको नौकरी लेने से, बेरोजगारी के से बाहर निकलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आप नियमित रूप से कोई चीज के पीछे पड़े हो, तो नियमित रूप से पड़े हो तो रोज उसको आपका डेवलप होता जाएगा उस चीज में। तो नियमितता जरूरी है, अनुशासन भी जरूरी है कि आपकी दैनिक जो दिनचर्या है उसको इतना अनुशासित रखिए कि आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिले। और मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने फोन को सुबह उठते ही फ्लाइट मोड और शाम को 10 बजे 11 बजे जब भी आप सोते हो उससे पहले आधे घंटा सुबह कहानी पढ़ो, शाम को कहानी पढ़ो या उपन्यास पढ़ो, कुछ भी कविताएं पढ़ो। एक लेखक का अनुभव आप लीजिए, उसका 30 या 40 साल का अनुभव आपको नौकरी दिलाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेखक का 30-40 साल का अनुभव आप 2 या 3 दिन में वो किताब पूरी करके ले सकते हो, उसके 40 साल का अनुभव। तो मेरा तो रूटीन यही रहता है कि मैं सुबह उठता हूँ, 30-35 मिनट किताबें कहानियों के बारे में सोचता हूँ। क्योंकि किताबें और कहानियां अपने परम मित्र बना लो। आप किताबें और कहानियों का अपना परम मित्र बनाइए। आपकी जिंदगी में आपको अभिव्यक्त, कोई भी चीज आपको याद करने, अभिव्यक्त करने में बड़ा मजा आएगा। आपको याद है, मैं मानता हूं ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं आपने भी पढ़ी है, आपको याद है, लेकिन अभिव्यक्त करना बहुत बड़ी बात है। किसी भी चीज को अभिव्यक्ति हर मनुष्य के जीवन से नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति करना, अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करना जरूरी है और हर व्यक्ति में ये गुण नहीं हो सकते। तो अभिव्यक्त करना अपने को आना चाहिए। हर चीज को, अपनी चीज को, जो अपने अंदर ज्ञान है उसको अभिव्यक्त। जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ
और वो बच्चों को जब मैं क्लास में पूछता हूँ तो वो चीजें याद रहती हैं, और लेकिन जब भी प्रार्थना सभा में उनको आगे 300 बच्चों के सामने या 150 बच्चों 200 बच्चों के सामने जब उनको बुलाया जाता है तो वो कुछ न कुछ भूल जाते हैं। क्यों? ये अपनी झिझक है अभिव्यक्त न करने की अपनी चीजों को। तो इस झिझक को मिटानी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए। यदि ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ोगे कि आपका शब्दकोश बढ़ेगा, और शब्दकोश बढ़ेगा तो आपके पास एनर्जी और आप में अनुशासन, नियमितता और जिज्ञासा पूर्ण कोई भी चीज को जानने की जिज्ञासा और आपको आगे बोलने की जो आप में झिझक है वो मिटेगी। तो अब अपने ये क्लास चालू करते हैं। संविधान सभा अपने पढ़ ली, महिलाओं की स्थिति या महिलाओं की स्थिति तक अपन ने पढ़ ली है। अब संविधान सभा की प्रारूप समिति अपन ने पढ़ लिया। प्रारूप समिति के बाद अपने जो संविधान सभा की अन्य समितियां थी, वैसे तो 22 समितियां थी, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण थी इनमें 3-4 नाम याद रखने हैं आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल और जतिन चप्रू, ऐसी वर्धा मेयर। ये समितियां हैं। जेबी कृपलानी भी इनमें है। ये 5 या 6 नाम आपको रखने हैं और उनकी समितियां याद रखनी है। तो आप देखिए अभी समितियां। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी समितियां हैं संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। ये 3 समितियां, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति है जो देशी रियासतें थी उनके लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष यानी कि उन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाए गए थे। यानी कि 3 समितियां थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। एक तो संघ संविधान समिति, एक संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। दूसरे हैं अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसके साथ ही दूसरी बैठक में मैंने बताया था कि नियम समिति बनाई गई थी 15 सदस्य। तो उसमें एक महिला भी थी, दक्षायन वेलायुधन, जो पहली दलित महिला थी, मैंने लिखाया था। तो उसमें नियम समिति, झंडा समिति यानी कि अपनी संविधान सभा की प्रक्रिया कैसी रहेगी, प्रक्रिया समिति और संविधान सभा का संचालन कैसे करना है, क्योंकि अध्यक्ष है तो उन्हीं को नियम बनाने, उन्हीं को संचालन करना है। और उनको एक कार्य और दिया गया, झंडा और एक प्रक्रिया, संविधान सभा की क्या क्या प्रक्रिया रहेंगी, संविधान निर्माण में क्या क्या प्रक्रिया। यानी कि आप अध्यक्ष हैं कोई भी चीज के तो उसके नियम आपके ऊपर हैं और वो संविधान सभा किस तरह से चले, संचालन समिति भी आपके पास रहेगी। और प्रक्रिया यानी कि संविधान सभा में क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या चीजें होने वाली है वो प्रक्रिया, ये तीनों तो याद रह जाएंगे आपको। एक अन्य और याद रखो, झंडा समिति। तो ये 4 समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, 3 समितियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। और आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 3 प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान यानी कि जो राज्य ब्रिटिश राज्य के अधीन थे, और देशी रियासतें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ब्रिटिश प्रांतों के अधीन थी उनके कौन थे अध्यक्ष, उनके लिए अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक अल्पसंख्यक समिति और एक मौलिक अधिकार समिति है। एक बनाई गई अल्पसंख्यक समिति, एक बनाई गई मौलिक अधिकार समिति। तो पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, अरे भाई मैं तो बूढ़ो हो गो और मैंने इतनी दे दियो काम, तो मेरे हुआ है कि तो मैंने कोई और आदमी भी दो, मेरा तो कौन होगा भाई, है ना। तो उनके लिए कुछ उप समितियां भी बनाई गई। यानी कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है सरदार जी, ठीक हो तो थारे लिए और उप समितियां बढ़ा दिया, थारे लिए और आदमी थारे नहीं चाहिए, थान तो सिर्फ साइन करना है, साइन थे था नहीं करवाऊंगा, थे परफेक्ट आदमी हो, कागज चेक करना परफेक्ट आदमी हो, तो साइन तार नहीं कराऊंगा। तो ए लिए अल्पसंख्यक उप समिति गठन की गई, उनके अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया। यानी कि इस समिति के अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के, इनके नीचे काम करने के लिए सदस्य एस.सी. मुखर्जी के रूप में अल्पसंख्यक उप समिति बनाई गई। तो साइन करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया गया। एक बनाई गई मौलिक अधिकार उप समिति, उसका अध्यक्ष जेपी कृपलानी, और मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उनके नीचे काम करने के लिए एक उप समिति बनाई गई
कौन सी मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष जे बी कृपलानी को बनाया गया है। और उसके बाद नीति निदेशक तत्व समिति जितिन सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। जितिन सप्रू याद रह गया मेरे क्रिकेट वाला, क्योंकि कल भारत पाकिस्तान का मैच देख रहा था और क्या भारत अभिषेक शर्मा ने क्या भाई आंखों में आंखें डाल के बात कर करके रोंदा है भाई। मैच लड़कों की भावनाएं हैं, आप हर चीज छोड़ सकते हो मैच के लिए। देशभक्ति है अपने अंदर है, लेकिन मैच भी बायकॉट कर रहे, लेकिन मैच देखना जरूरी है। मैच से रोंदे, किसी से रोंदे, पाकिस्तान को तो अपने ऐसे ही रोन देते हैं। मैच से रो दो, जंग के मैदान में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ। क्यों? क्योंकि उनके बस का कुछ नहीं है। क्यों नहीं है बस का? वो तो खुद किसी दूसरे के इशारे पे नाचने वाले लोग हैं। तो एनीवे अपन वो पढ़ाई के अलावा और किसी और दूसरे बात पे बात नहीं करेंगे, छोड़ो इन बातों को। अपन ने कल मैच देखा, मजा आया। पावर प्ले में जिस तरह से भारतीयों ने, शुभम गिल और अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद से ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत की और उसके बाद लगे रहे, तो पाकिस्तानी वहीं हार गए थे। मैच तो वहीं खत्म हो गया था उनका। वो अंत तक तो अपन लेके गए कि भाई चलो इनके जोश खरोश को थोड़ा कम करते हैं, क्या पता आगे और दूसरी टीमों को हरा कर आ जाए अपने साथ फाइनल में, है ना। इसलिए नेट रन रेट भी उनकी कट गए, क्योंकि अपने लिए तो वो पड़ोसी हुई जीत है। पाकिस्तान हारा अपने लिए तो पड़ोसी हुई जीत है कि यदि पाकिस्तान आ गई, अरे भाई या तो जीत है हमारी, वो बोलते हैं ना आ तो पनौती है ना, वैसे ही हमारी जीत है वो। पाकिस्तान आना हमारी जीत, छोड़ो बातों को। तो नीति निदेशक तत्व तेज बहादुर सप्रू और न्यायालय समिति ऐसी वर्धाचार्य। तो ये समितियां प्रमुख समितियां थी संविधान सभा की। और अब संविधान सभा की समितियां आप लिख लो। तो अपने इसके बाद एक अनुसूचियां पढ़े, प्रस्तावना पढ़े, या मैं सोच रहा हूं वो बाद में पढ़े, पहले अपने संविधान सभा की विशेषताएं देख लें। क्यों? सही है, संविधान सभा की विशेषताएं देख लेते हैं और विशेषताओं के बाद अपने एक साथ 2 या 3 टॉपिक ऐसे करेंगे जो एक दिन में पूरे हो जाएंगे। जैसे संविधान सभा की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना देख लेंगे। और संविधान में अन्य देशों से लिए गए स्रोत। तो आप बोलो अभी स्रोत पढ़ाने हैं या संविधान की विशेषताएं पढ़ानी है? अन्य देशों से लिए गए स्रोत पढ़ा दो, आप कहो तो वो पढ़ा दें। वो पढ़ा देता हूं पहले एक तरफ। 1935 शासन अधिनियम फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री में जोड़ा गया है, तो मैं चाहता हूं कि वो हिस्ट्री में ना पढ़ाकर पॉलिटी में पढ़ा दूं आपको, क्योंकि अन्य देशों से लिए गए सामग्री में है वो, तो वो बाद में पढ़ा दूं मैं। आप कहो तो वो पढ़ा दें, है ना। तो उसकी एक अलग क्लास ले ले, भारत शासन अधिनियम 1935, है ना, उसकी एक अलग क्लास ले लें अपन, क्योंकि वो जोड़ा गया है अपने सभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में नया, तो उसकी क्लास ले लेंगे आप। तो आज क्या पढ़ाना है? आज मैं मेरे हिसाब से देख रहा हूं, अनुसूची एक दिन में अनुसूचियां हो जाएंगी, एक दिन में प्रस्तावना हो जाएगी, आधे दिन में प्रस्तावना और अन्य देशों से लिए गए स्रोत हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि अभी स्रोत पढ़ा दूं, अनुसूचियां और संविधान सभा की विशेषताएं बाद में पढ़ा दूं कि अन्य देशों से लिए गए, कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा गया है। ये सत्य, ये प्रश्न आरएस में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन ये कथन गलत है, क्योंकि भारत ने अन्य देशों से संविधान के अंदर कुछ न कुछ लिया जरूर है, लेकिन उनसे बेहतर वहां से अध्ययन कर उन्हीं को बेहतर ढंग से और भारतीयों के अनुकूल ढालकर अपने संविधान में लिया गया है। तो आप एक बार ये लिखिए, तो मैं उसके बाद वो लिखा दूंगा आपको। आप लिखो एक बार।
तो आज हमने एक टॉपिक पढ़ लिया कि संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां थी। तो उन समितियों ने और संविधान सभा ने एक निर्णय लिया कि क्यों न हम जहां जहां पे संविधान बना हुआ है उन देशों में अपने प्रतिनिधि भेजे। तो संविधान सभा ने लगभग 60 देशों में 60 देशों के संविधान के अध्ययन हेतु BN राव, जो पहले भी उसको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया, और 60 देशों के संविधान को, लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और उनको उनके संविधान से कुछ न कुछ अडॉप्ट किया गया, यानी कि धारण किया गया, और उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, ये नहीं कि वहां जैसा था वैसा का वैसा लाया और भारतीय संविधान में रख लिया, उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालकर और संविधान सभा में रखा गया है। और फिर संविधान सभा ने उनको बेहतर ढंग से पढ़ा और उनको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। तो अपन ये नहीं कह सकते कि जो उनके देश से लिया और सीधा का सीधा रख दिया संविधान सभा में, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी RS मैन में भी एक प्रश्न आता है कि क्या कि भारतीय संविधान उधार का थैला है? क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है? नहीं, भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है। अन्य देशों से हमने कुछ लिया जरूर है, लेकिन एक मिनट रुकिए, हमने अन्य देशों से लिया जरूर है कुछ न कुछ, लेकिन उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालकर हमने संविधान में शामिल किया है। और भारतीय संविधान में सबसे बड़ा जो फैक्ट है कि भारतीय संविधान में सबसे बड़े स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए पूरा भारत शासन अधिनियम, एक क्लास पूरी की पूरी भारत शासन अधिनियम 1935 पे होगी। इस क्लास के बाद, ये क्लास होने के बाद वो सीधी पूरी भारतीय शासन अधिनियम, हिस्ट्री में डालो चाहे इसमें डालो। वैसे तो वो हिस्ट्री में टॉपिक है तो हिस्ट्री में डाल दूं, बाद में आप कहो तो बाद में हिस्ट्री में डाल दूं, और आप कहेंगे कि नहीं हमको भारत शासन अधिनियम अभी इसके साथ स्रोतों के साथ ही चाहिए, तो कल डाल दी जाएगी। आप कमेंट करके बता दीजिए कि कल डालनी है या बाद में डालनी है, तो आप जैसा कहोगे वैसा ही डाल दिया जाएगा। तो भारत में शासन अधिनियम में कहाँ कहाँ से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं, लगभग 60 देशों के अध्ययन के बाद स्रोत लिए गए हैं। तो ये स्रोत पहले ब्रिटेन से देखो, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है ब्रिटेन से। एक तो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, दूसरी इकाई नागरिकता। संसदीय शासन प्रणाली, जो भारत में 2 संसद है, संसद पूरी संसद है, संसद के अंग हैं, ये सभी ये अपन जब पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ ये याद करने के लिए सीधा सीधा लिखवा दूं, जब अपन संसद पढ़ेंगे तो पूरा फैक्ट पढ़ेंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि जब वो टॉपिक का टाइम आएगा तो वो टॉपिक के बारे में पूरा बता दिया जाएगा। यहाँ इतनी भगदड़ मचा दी और वहां भी पढ़ाना है, दोनों तरह से पढ़ाना है तो सही नहीं होगा, आपके लिए याद नहीं होगा। इसलिए मैं जहां पढ़ाना होगा, जो टॉपिक होगा वहीं पढ़ा दूंगा और आपको याद करवा दूंगा, क्लास में ही याद हो जाएंगे। ये होने के बाद, पूरा होने के बाद शॉर्ट नोट्स, अभी तक जो क्लासें हुई हैं उनका रिवीजन शॉर्ट नोट्स भी मैं लेके आ रहा हूँ, पूरा रिवीजन। जहां तक अपनी क्लासें हुई हैं, 1 या 1.5 घंटे की पूरी क्लास होगी, वहां तक रिवीजन। तो साथ साथ रिवीजन भी, अपनी एक क्लास रिवीजन की हो जाएगी। संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, ये संविधान की हो जाएगी, अनुसूचियां हो जाएगी, प्रस्तावना हो जाएगी। मूल अधिकार से पहले मूल अधिकार बड़ा टॉपिक है, तो उससे पहले एक क्लास रिवीजन की, फिर मूल अधिकार, फिर राष्ट्रपति, है ना। ये बड़ी क्लासें हैं, 7-7, 8-8 क्लासें वाला टॉपिक है। तो अनुसूचियां हो जाएगी, प्रस्तावना हो जाएंगी, संविधान सभा की विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद अपन क्या लेके आएंगे, एक रिवीजन क्लास लेके आएंगे इसकी पूरी की। तो क्लास में ही याद करवा दूंगा, आप टेंशन फ्री रहो, मेरे पे छोड़ो जिम्मेदारियां, जो भी जिम्मेदारियां, आप तो टेंशन फ्री होके पढ़ो। तो अपन, मैं अभी बता रहा था कि ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इकहरी नागरिकता है, विधि का शासन है, विधि के समक्ष समानता,
विधि के समक्ष समता है। विधि का शासन और विधि के समक्ष समता दोनों में अंतर है। विधि का शासन है मतलब कानून का शासन स्थापित करना। दूसरा विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के साथ सभी समान है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अधिकारी हो और चाहे गरीब तबके का व्यक्ति हो, सभी समान है। और विधि का शासन, रिट अधिकारिता, रिट लगाने की 5 प्रकार की रिटें और उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रिटें। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था 2 सदनों वाली राज्यसभा लोकसभा वाली मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री और किचन कैबिनेट, और ये जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है वो भी ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। और मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें लिखा नहीं है, मैंने आप लिख लिया, इसी में है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में। कैग का पद लिया गया है अगरता ही विजेता। 2 प्रकार से चुनाव, मैंने उस दिन भी बताया था कि अगरता ही विजेता, जो सबसे वोट ज्यादा प्राप्त करेगा एक तो वो जीतेगा। एक एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली जो राष्ट्रपति में अपनाई गई और संविधान सभा के सदस्य जब लिए गए तो उसमें अपनाई गई। और तो मैं ये जब इस राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो आपको ये बता दूंगा कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति कैसे है। ठीक है, तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया? अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए। अमेरिका से सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा दिया, मूल अधिकार किस देश से लिए गए? तो अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका का स्वतंत्र, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है कि भारत 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। तो यहाँ न्यायपालिका यदि स्वतंत्र है, संसद कोई भी कानून बनाती है, नेताओं पर इन सब पे न्यायपालिका का अधिकार रहता है। न्यायपालिका जो कानून, संसद कानून बनती है उसकी समीक्षा करती है, उसके बाद वो जनता के मूल अधिकारों का हनन नहीं करे, है ना। यदि मूल अधिकारों का हनन करता है तो वो उसको निरस्त कर देती है, उस कानून को न्यायपालिका निरस्त कर देती है। न्यायिक पुनरावलोकन, कोई न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन वो समय के साथ वो निर्णय मानव अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, तो उसका उस निर्णय की समीक्षा करती है वापिस, उस निर्णय की समीक्षा करती है वापिस, और उस निर्णय को बदलना हो तो न्यायपालिका बदल भी देती है। ये है न्यायिक पुनरावलोकन। जनहित याचिका PLI, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। ये तो रटने वाली चीज है कि किस देश से क्या ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद सॉरी उपराष्ट्रपति का पद, न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया और विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण, तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, इन दोनों में क्या अंतर है? एक तो प्रस्तावना में आया, दोनों एक उद्देशिका में है। प्रस्तावना में विधि के समक्ष समता रखा गया, लेकिन ये वहां क्यों हटाया गया? प्रस्तावना में लाया गया इसको, प्रस्तावना में विधि के समान संरक्षण लाया गया, मौलिक अधिकारों में समान संरक्षण लाया गया। क्यों? ये जब अपन पढ़ेंगे मूल अधिकार तो बता देंगे। तो पहला ब्रिटेन से और अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया वापिस एक बार करो। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, इकहरी नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, रिट अधिकारिता, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, के का पद, अगरता ही विजेता वाली जो प्रणाली है अपने चुनावों की, वो अमेरिका से मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन महत्वपूर्ण, जनहित याचिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रयोग प्रक्रिया महत्वपूर्ण, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और विधियों के समान संरक्षण। और अन्य देशों से क्या क्या ग्रहण किए गए ये भी अपन को याद रखने हैं, लेकिन 2 इनसे ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो लिए गए हैं वो 1935 शासन, भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो आप 1 मिनट उतारो।